मेरा नाम रणवीर है। मेरी इस कहानी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे कभी ऐसे मोड़ पर भी लेकर चली जाएगी जहां से मुझे अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला बदलना पड़ेगा। मैं शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर था और ज्वेलरी बनाता था। लोग दूर दूर से मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आते थे। एक दिन नई नवेली दुल्हन मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आई और वो मुझसे कहने लगी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी पसंद का डिजाइन मिलना चाहिए। उस लड़की ने मुझे अपने मोबाइल में एक ज्वेलरी सेट का फोटो दिखाया और कहने लगी कि मुझे सेम ऐसी ही ज्वेलरी चाहिए, मुझे यही ज्वेलरी 2 दिन बाद चाहिए। उस लड़की की बातें मुझे बड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल डिजाइन तैयार होने में भी लगभग 10 दिन का टाइम लग जाता था। अब जबकि उस लड़की ने मुंह मांगी कीमत देने के लिए कहा था, तो मैंने उसकी ज्वेलरी खुद अपने हाथों से डिजाइन की। इस फिक्र में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब मुझे नींद आई तो मैंने एक अजीब सा सपना देखा, जिसे देखकर मैं डर गया था। मैंने सपने में देखा कि वो लड़की बहुत परेशान है और बहुत टेंशन में है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं। वो लड़की मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। इस सपने ने मुझे इतनी बुरी तरह से डरा कर रख दिया था कि मैं घबराकर उठकर खड़ा हुआ और फिर उसके बाद से ही मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं जब भी रात को सो जाता तो मुझे सपने में वही लड़की दिखाई देने लगी। बचपन से ही हमने बड़ी गरीबी देखी थी। मैं लगभग 12 साल का था जब शॉर्ट सर्किट से हमारे घर में आग लग गई थी। जो बचा कुछ था वो भी सब जलकर राख हो गया था। हमारी गरीबी और ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे परिवार में मेरे 2 भाई और 2 बहनें, लेकिन शायद हम सभी भाइयों की किस्मत एक जैसी है। हम तीनों भाई मिलकर अपने घर की किस्मत नहीं बदल सके। ये बचपन के दिन बड़े ही गरीबी में गुजरे थे। मेरे पिताजी को इसी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई थी। अब हमारे सर से पिता का साया भी उठ चुका था। उन दिनों मुझे अपने पिताजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी थी। मुझे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। दोनों बड़े भैया बहुत सीधे थे। हम तीनों भाइयों ने इतनी ज्यादा परेशानियां देखी थी कि हमारा अपने रिश्तेदारों पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरे बड़े भैया शादीशुदा थे, जबकि छोटे कुंवारे थे और मैं तो तब सिर्फ 12 साल का ही था। बड़े भैया तो 10,000 रुपए महीना कमाते थे। उनकी कमाई से ही हमारा खर्च होता था। बाकी हम दोनों छोटे भाई कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि पिताजी के होते हुए हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ मुझे हमेशा सिखाती है अपने घर और अपने घर वालों की हिफाजत की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है, वो भी बदलती हुई जिंदगी के साथ साथ। बड़े भैया पिताजी के मरने के बाद घर की परेशानियां देखते हुए भाभी और बच्चों को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। अब हम 2 भाई बचे थे। उसके बाद मेरे बीच वाले भैया ने भी अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर ली और वो भी बड़े भैया की तरह अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने के लिए चले गए। अब सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता था। मैं उनको अकेला नहीं करना चाहता था। मैंने देख लिया था कि किस तरह से अपने बदल जाते हैं। मैं दुनिया के रंगों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया था। शायद यही वो वक्त होता है जब हम अपने अपनों और गैर में फर्क देख लेते हैं। माँ मुझे हमेशा यही सिखाती थी कि ये दुनिया बहुत बुरी है। मैंने हमेशा अपनी माँ का कहना माना था। मैं दुनिया की इन सब मतलबी बातों से बहुत अनजान था। अभी तो मेरी उम्र खेल कूद करने वाली थी। अभी तो मैं ठीक से जवान भी नहीं हुआ था। इसीलिए मेरी माँ मुझे छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें सिखाने लगी थी। और फिर अपने भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर भी मैंने सीख पकड़ ली थी कि जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए। इन जिम्मेदारियों की वजह से कभी कभी हमारे अपने हमसे अलग हो जाते हैं। हमारे भाइयों ने हमारा हालचाल पूछना भी बंद कर दिया था। मेरी माँ कहती थी कि तुम हम माँ बेटी का अकेला सहारा हो। भाइयों से तो हमने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरे पिता का खानदान बहुत बड़ा था। पिताजी के होने तक तो सब लोग अपने थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब अलग होते चले गए। मेरी माँ का मायका भी बहुत बड़ा था, लेकिन जब हम लोगों पर गरीबी और दुखों के पहाड़ टूट पड़े तो मेरी माँ के मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया। इस आग वाले हादसे के बाद और भैया भाभी के घर से चले जाने के बाद किसी ने हमारा हालचाल नहीं पूछा। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी ने सिलाई की और छोटी दीदी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इसी तरह से हमारे घर का खर्च होने लगा था। अब मैं भी इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मैंने एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली। मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और उनका नाम रोशन करूं। अब इस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई का तो खर्चा नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने कुछ पैसे जमा किए और अपने घर में ही थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान रख लिया और बेचने लगा। पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मैं खूब दिल लगाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन जब फीस के लिए पैसे नहीं बचे तो मैंने पढ़ाई
छोड़ दी। माँ तो यही चाहती थी कि मैं पिताजी का सपना पूरा करूं, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ूं लिखूं। अब शायद यही किस्मत को मंजूर था। जब मैं कॉस्मेटिक की दुकान पर बैठता तो मेरी रोज की सिर्फ 20 रुपए या 25 से ज्यादा की कमाई नहीं होती थी, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ की लेडीज ज्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करती थी। मैं तो लोकल सामान ही लेकर आता था, इसलिए मेरा सामान ज्यादा बिक नहीं पाता था। अब इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। मेरा टाइम इसी दुकान पर गुजर रहा था। सारा दिन मैं खाली रहता था। कभी कभी कोई लेडी आती और एक दो चीज लेकर चली जाती थी, बस इससे ज्यादा कोई सामान नहीं लेता था। मुझे अपने पिताजी के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आने लगे थे। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि न जाने के कब हमारी किस्मत बदलेगी। हमारी इस गरीबी की वजह से हमारे सारे रिश्तेदार हमसे दूर थे, कोई हमें पसंद नहीं करता था, क्योंकि आजकल तो सिर्फ पैसे का ही जमाना है। जिसके पास पैसा होता है उसी के पास अपने होते हैं और उसी के पास रिश्तेदार भी होते हैं। उधर मेरे दोनों भाइयों की जिंदगी तो ठीक ठाक ही गुजर रही थी, क्योंकि वो अपना कमाते थे और अपने परिवार पर लगाते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी माँ और बहन भाइयों को भूले हुए थे। मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीद थी। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनके अपने दोनों बेटे इतना बदल जाएंगे कि कभी अपने परिवार को पलटकर ही नहीं देखेंगे। पिताजी के सामने तो किसी भाई की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि तेज आवाज में भी बात कर सके, लेकिन आज वो दोनों अपने परिवारों के साथ अलग हो गए थे। उन्हें हम लोगों की कोई फिक्र नहीं थी कि हम लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। एक वो टाइम था और एक ये टाइम है जब हमारा कोई अपना नहीं। बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो दोनों बहुत मेहनत करती थी, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं कहीं बाहर जाता काम ढूंढने के लिए तो मेरी उम्र देखते हुए मुझे काम नहीं दिया जाता था। अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। इस तरह से तो कुछ दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे और घर का खर्च भी बस बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिलहाल मजबूर होकर मुझे कुछ करना ही पड़ा। मेरे एक दोस्त के पिताजी की ज्वेलरी की दुकान थी। मैं उनकी दुकान पर चला गया और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे नौकरी पर रख ले। अगर वो मुझे कम पैसे देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि काम न मिलने से तो अच्छा था कि कम पैसे ही आ जाएं। फिलहाल मेरे दोस्त के पिताजी ने मुझे सामान लाने ले जाने के लिए रख लिया था। वो मेरा पहला दिन था जब मैं पहली बार काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकला था। उस दिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो मुझे गले लगाकर रो रही थी। मैं जब रास्ते में जा रहा था तो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा नहीं हो सका। मैं बड़ा इंसान नहीं बन सकूंगा। मेरे पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे नहीं। मैं बिना पढ़े लिखे अमीर आदमी कैसे बन सकूंगा, जबकि मुझे तो कोई नौकरी तक देने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मेरे हाथ आई थी। मैं खूब मेहनत करके काम करूंगा और अपने घर के हालात बेहतर करूंगा। आज पिताजी के साथ साथ मेरा सपना भी टूट गया था। मेरी बचपन से लेकर सारी मेहनत बेकार चली गई थी। मेरा दोस्त तो अभी भी पढ़ रहा था और मैं उसी के पिता की दुकान पर नौकरी करने के लिए जा रहा था। अब मुझे यहीं से शुरुआत करनी थी, जिस काम की मुझे नॉलेज भी नहीं थी और न ही कुछ पता था कि इस उम्र में मुझे किस किस परेशानी को देखना पड़ेगा। मैं जब ज्वेलरी शॉप पर गया तो वहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ सामान लाना या ले जाने का ही काम दिया गया था। बाकी मैं सारा दिन खाली रहता था। वहाँ का मालिक मुझे दिन के 50 या 100 रुपए दे दिया करता था। मैं वही पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देता और उसी से मेरी माँ घर का खर्च करने लगी थी। इसी तरह के दिन गुजरते चले जा रहे थे। ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करते हुए मुझे 6 साल हो गए थे। मेरी दुकान पर ज्वेलरी की डिजाइनिंग भी की जाती थी। वहाँ पर डिजाइनिंग की जा रही थी, जिसको मैं गौर गौर से देखा करता था। मैं हर किसी इंसान के काम को अपनी आंखों में बसा रहा था। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। ये सारे काम को धीरे धीरे अपने दिमाग में लेता और सब कुछ समझता चला जा रहा था। दिन में 100 रुपए की मजदूरी से अब मेरे 300 रुपए दिन की मजदूरी हो गई थी और मैं 18 साल का हो गया था। फिर एक दिन दुकान के मालिक बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि ज्वेलरी के डिजाइन को लेकर मालिक के पास बहुत शिकायतें आने लगी थी, क्योंकि मार्केट में फैंसी चीजों की डिमांड थी और ज्वेलरी के डिजाइन काफी पुराने टाइप के बनने लगे थे। एक दिन मैंने मालिक से जिद की कि मैं ज्वेलरी का डिजाइन तैयार करूंगा। मालिक को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे डिजाइन बनाने से मना किया, लेकिन मैंने खुद अपनी मर्जी के मुताबिक एक ज्वेलरी सेट बनाया तो वो डिजाइन मालिक को बहुत पसंद आया था। मैंने खूब मेहनत की और उसके बाद मालिक को अपने नए नए डिजाइन बनाकर दिखाए। मालिक को मेरा काम बहुत पसंद आने लगा था। इसी तरह से मालिक ने धीरे धीरे मुझसे खुश होकर मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। हमारे घर के हालात काफी बेहतर होते चले जा रहे थे। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मेरी सैलरी 300 रुपए दिन की मजदूरी से अब 40,000 रुपए महीना हो गई थी। अब मेरी बहनों को भी काम करने की जरूरत नहीं होती थी। मैं अपने पैसे ले
ले जाकर अपनी माँ को देता। मेरी माँ ने मेरी बहनों का दहेज इकट्ठा किया। दोनों दीदी की उम्र ज्यादा हो गई थी, इसीलिए मेरी माँ ने अच्छा सा रिश्ता देखकर दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी। अब जब मैं घर आता तो माँ मुझे देखकर बहुत खुश होती थी। उनकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती थी। ऐसा लगता था मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। इतने सालों से जो मैं काम कर रहा था, आज उसी काम ने मेरे घर के हालात बेहतर कर दिए थे। मालिक की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्होंने दुकान का सारा काम मेरे कंधों पर डाल दिया था। मेरा दोस्त तो पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया था, क्योंकि इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही थी और मैं 24 साल का हो गया था। मेरी दोनों बहनें भी अपनी अपनी ससुराल में बहुत खुश थीं। 12 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र का ये सफर बहुत मेहनत वाला रहा था। एक दिन अचानक ही मालिक की मौत हो गई। मेरा दोस्त मालिक का इकलौता बेटा था। उनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं थी। मेरे दोस्त ने आकर अपने पिता की दुकान संभाल ली थी। मैंने भी कुछ पैसे जमा किए और एक दुकान किराए पर ली और उसमें अपनी अलग ज्वेलरी की शॉप खोल ली। मैंने अपनी शॉप पर अपने बनाए हुए डिजाइन की ज्वेलरी बेचना शुरू किया। मेरी ज्वेलरी शॉप इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोग दूर दूर से मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आने लगे थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी और हमारी जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट कर आ गई थी। मैंने अपनी उस किराए की दुकान को भी खरीद लिया। उसके बाद 2 मकान और खरीद लिए। मैं बहुत बड़ा ज्वेलर बन गया, जिसका शहर में सबसे ज्यादा नाम था। लोगों का कहना था कि मेरी दुकान पर अच्छे डिजाइन और कम रेट में अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। अब मैंने सिंपल ज्वेलरी का काम छोड़कर हैवी ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी के सीजन में ज्यादातर दुल्हन की ही ज्वेलरी की डिमांड की जाती थी। इसीलिए मेरे पास सिंपल और हैवी दोनों टाइप की ज्वेलरी बनना शुरू हो गई थी। मेरे इस काम में मुझे बहुत मुनाफा था। लोग ऑर्डर पर ज्वेलरी बनवाते और मुंह मांगी कीमत मुझे देकर चले जाते। मेरे काम के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। अमीर अमीर परिवारों की औरतें जो लाखों करोड़ों रुपयों के कपड़े खरीदती थी, वो भी मेरे पास अपनी शादी या फिर फंक्शंस में पहनने के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए आती थी। इसी तरह से मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा था। मेरा कारोबार बढ़ता ही चले जा रहा था। हमारे बुरे हालात वाले दिन भी अब खत्म हो गए थे। मेरे पिताजी का पढ़ाई वाला सपना तो पूरा नहीं हो सका था, लेकिन एक सपना था जो मैंने पूरा कर दिया था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं, मेरा भी नाम हो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। ऐसा तो हो गया था, क्योंकि मैं एक कामयाब इंसान बन गया था और सारे शहर में मेरे ही चर्चे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया था और उन्हीं कंपनियों में मेरी बनाई हुई ज्वेलरी सप्लाई होने लगी थी। अब मैंने भी ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया और अपने शोरूम की 2-3 शहर में अलग अलग ब्रांचेस भी बना ली। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पास नौकरी पर भी रख लिया था। मैं सिर्फ डिजाइनिंग किया करता था, बाकी का सारा काम मेरे नौकर देख लिया करते थे। दिवाली, होली या और कोई त्योहार आता तो 24 घंटे मेरे शोरूम में कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। अब मेरे पास इतना पैसा आ गया था कि मैं हर त्योहार पर अपनी बहनों के घर ढेर ढेर सारा सामान भेजा करता था। मेरी बहनें जो कि अपनी ससुराल में बड़ी इज्जत के साथ रहती थीं, अब डबल खुश रहने लगी थीं, क्योंकि उनके परिवार में उनकी इज्जत और भी ज्यादा होने लगी थी। मेरे भाइयों ने भी अब हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे भैया होने के साथ साथ मेरी माँ के बेटे भी थे। वो हमारे घर में आते थे, कोई बात नहीं। मेरा दिल भी अब बहुत सुकून से हो गया था। जो खुशी मैं अपनी माँ और बहनों को देना चाहता था, वो खुशी अब उन्हें मिलने लगी थी। लेकिन अब मेरी माँ की चाहत थी कि वो मेरी शादी करना चाहती थी। माँ अब हमेशा मुझसे शादी करने की जिद करने लगी थी, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा था कि मैं अपने काम को और आगे तक लेकर जाऊं, लेकिन माँ ने कहा कि बस मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूंगी, तुम मुझे लड़की ढूंढने की परमिशन दे दो। पर मैं तो अभी और आगे तक जाना चाहता था, इसलिए हर बार अपनी माँ को मना कर दिया करता था। एक दिन माँ ने मुझसे बहुत जिद की और वो रोने लगी, कहने लगी कि मैं अब इस घर में अकेली रहने लगी हूँ। बेटियों की भी शादी हो गई है। मैं बड़ी बहुओं को इस घर में लाना नहीं चाहती, क्योंकि जिन्होंने हमारा परेशानी के वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे अब हमारी दूरी ही बेहतर है। मैं अब अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। उसके बाद माँ ने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सारी जिंदगी अकेले गुजार सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए कैसे मान सकता था। मैं ऐसे लोगों से हरगिज रिश्ता नहीं रखना चाहता था जिन्होंने परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया। माँ ने बताया कि तुम्हारी बड़ी भाभी की एक छोटी बहन भी है, जो कि तुम्हारी ही उम्र की है। जब तुम्हारे बड़े भैया की शादी हुई थी, तभी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी भाभी की छोटी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था, और अब तुम्हारी भाभी और उसके मायके वाले चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी की छोटी बहन के साथ कर दी जाए। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भाभी ही लड़ झगड़ कर मेरे भैया को अपने
साथ लेकर चली गई थी। अगर उनकी छोटी बहन हमारे घर में आ गई तो वो भी मेरी माँ को मुझसे अलग करवा कर ही रहेगी। मैंने माँ से कहा, माँ वो बचपन की बात थी और बचपन के साथ ही खत्म हो गई। मैं आज तक अपने भैया भाभी को माफ नहीं कर सका तो फिर उनकी साली को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा ये रिश्ता तुम्हारे पिताजी ने तय किया था क्योंकि उन्हें तुम्हारी भाभी और उसकी छोटी बहन दोनों ही पसंद आ गई थी। क्योंकि तुम्हारी भाभी की छोटी बहन तुम्हारी उम्र की ही थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया था। वो लड़की ज्यादा खूबसूरत तो नहीं लेकिन समझदार बहुत है। उसने तुम्हारे पिताजी के सामने कुछ ऐसा किया था जिसकी समझदारी देखते हुए तुम्हारे पिताजी ने रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। मैंने माँ से कहा, जो भी बात थी लेकिन मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँगा कि जिस औरत ने मेरे भैया को उसके परिवार से अलग कर दिया उसकी बहन से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। वैसे भी आज तक कभी भैया या भाभी में से किसी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि शायद इसकी वजह हमारी गरीबी थी। और अब जब से हम लोग अमीर हो गए तब से ही भाभी ने अपनी बहन के रिश्ते के बारे में माँ से कहना शुरू कर दिया। पर मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था। मेरे मना करने की वजह से माँ ने भाभी से भी रिश्ते के लिए इनकार ही कर दिया। मैंने बचपन के बाद आज तक भाभी की बहन को कभी नहीं देखा था। वो कैसी है, कैसी दिखती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो लड़की कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती। अब जब हमारे घर के हालात बदल गए थे तो भाभी के मायके वाले और भाभी अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर देना चाहती थी, पर इस बार मैंने शादी से इनकार कर दिया था। फिर माँ ने मेरा रिश्ता एक और जगह पर पक्का कर दिया। अभी सिर्फ माँ ने उस लड़की को देखा ही था। माँ को वो लड़की पसंद आ गई थी। पुरानी बातों को मैं भूल जाना चाहता था और मैं भूल ही गया था। फिर एक दिन मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, तभी एक लड़की मेरी शॉप पर आई। वो लड़की एक हैंडसम और स्मार्ट लड़के के साथ मेरी शॉप पर आई थी। वैसे मुझे एक काम करते हुए इतने साल हो गए थे लेकिन आज तक मेरा किसी लड़की पर ध्यान नहीं गया था। पर ना जाने क्यों मुझे ये लड़की देखी देखी सी लग रही थी और मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। अचानक उस लड़के ने मुझसे कहा कि हम आपके पास ऑर्डर देने के लिए आए हैं। मेरी नजर फिर से उस लड़की की तरफ चली गई। न जाने क्यों मेरी नजरें उस लड़की की तरफ हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी उसके साथ वाले लड़के ने कहा कि मेरी होने वाली पत्नी आपको एक डिजाइन दिखाना चाहती है, आपको उसी डिजाइन का ज्वेलरी सेट तैयार करना है। उस लड़की ने मेरी तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, मुझे इस डिजाइन का ज्वेलरी सेट चाहिए। उस लड़की के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी परेशान है। उसने मुझे एक फोटो दिखाया था जिसमें एक हैवी सा ज्वेलरी डिजाइन बना हुआ था। ये लड़का इतना स्मार्ट और खूबसूरत था, फिर भी उस लड़की का मूड ठीक नहीं था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। ये लड़की उस लड़के के साथ शॉपिंग करने आई है तो फिर अपनी मर्जी से आई होगी। फिर उस लड़की का मूड क्यों खराब लग रहा था। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे, पर मैं बिना कुछ सोच समझे ही डिजाइन तैयार करने के लिए राजी हो गया था। जबकि ये डिजाइन बहुत हैवी डिजाइन था क्योंकि उस दिन मेरे पास शोरूम पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। सभी लोग किसी न किसी वजह से छुट्टी पर थे। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि हमें ये ज्वेलरी सेट परसों तक चाहिए, परसों हम दोनों की शादी है। मैंने कहा, लेकिन सर ये बहुत हैवी ज्वेलरी डिजाइन है, इसलिए आपको लगभग एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। उस लड़के ने बहुत जिद की और कहा कि ये मेरी पत्नी का फेवरेट डिजाइन है और हमारी शादी परसों ही है, इसीलिए मुझे ये सेट परसों तक चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आपको मुंहमांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे उनका ये ऑर्डर लेना ही पड़ा। उस लड़के ने मुझे एडवांस दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। पर न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने उस लड़की का मासूम चेहरा घूम रहा था, जैसे कि उस लड़की को मुझसे कोई शिकायत हो। न जाने वो मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देख रही थी और मेरी नजरें भी उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। फिर मैं सारी रात बैठकर उस डिजाइन को बनाने लगा। मुझे लगभग सुबह के 6 बज गए थे उस सेट को पूरा करने में और न जाने क्यों इतनी जल्दी मुझसे वो डिजाइन कंप्लीट हो गया था। पहले कभी मैंने इतनी जल्दी एक हैवी डिजाइन तैयार नहीं किया था। शायद ये लड़की बहुत लकी होगी, इसलिए तो मेरे हाथ इतनी तेज चलने लगे। और उसी टाइम फिर से मुझे उसका वही मूड खराब होने वाली बात याद आ गई। इतना खूबसूरत पति होने के बावजूद भी न जाने क्यों उसका मूड खराब हो रहा था। और फिर वो लड़का खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी था। उसके पसंद का ज्वेलरी सेट उसे बनवा कर दे रहा था। फिर भी मुझे उसके मूड के बारे में सोच सोच कर अफसोस हो रहा था। न जाने वो इतनी उदास क्यों थी। मैं बहुत देर तक अपनी शॉप पर खामोश बैठा रहा। फिर अपने आप को समझाने लगा कि वो तो सिर्फ मेरी कस्टमर है और मैं अपनी कस्टमर के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है। उसके बाद मैं सुबह के टाइम पर अपने घर आ गया था। मुझे सारी रात जागते हुए गुजर गई थी, इसीलिए अब मुझे नींद आ रही थी और मैं बहुत थक गया था, तो इसीलिए सीधा अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया था। अभी मुझे सोए हुए सिर्फ
10 ही मिनट हुए थे कि अचानक मैंने एक सपना देखा और वो लड़की मुझे मेरे सपने में नजर आने लगी। वो लड़की सपने में मुझसे शिकायत कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे आज भी याद आते हो। ये सब देखकर मुझे नींद में बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं घबराकर उठकर खड़ा हो गया, सोचने लगा कि मेरा इस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है। मैंने तो उस लड़की का ऑर्डर तैयार कर दिया, लेकिन न जाने कि उस लड़की को मुझसे इतनी शिकायत क्यों है और वो मुझे कैसे जानती है। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि कभी कभी ऐसा होता है, जिस बात को हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं वही सब हमें सपने में भी आने लगता है। मैं यही सब सोचकर रिलैक्स फील होने लगा और उसके बाद मैं दोबारा सो गया था। मुझे सोते हुए पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई। अब तो शॉप बंद करने का टाइम हो गया था और मेरे वर्कर्स ने शॉप बंद कर दी होगी। यही सब सोचते हुए मैं घर में ही रहा। फिर अगले दिन जब मैं शॉप पर गया तो मैंने सारा दिन उस लड़की का इंतजार किया कि आज वो लड़की या फिर उसका पति ये ज्वेलरी सेट लेने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि उस लड़की के मुताबिक मुझे यही पता था कि उन दोनों की शादी आज है। वो लड़का पेमेंट भी मुझे एडवांस में देकर चला गया था। सारा दिन मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन ज्वेलरी सेट लेने के लिए कोई नहीं आया था। मैं यही सोचकर परेशान हो रहा था कि न जाने ऐसी क्या वजह रही होगी जो ज्वेलरी सेट लेने के लिए कोई नहीं आया। और फिर उसके बाद 2-3 दिन और गुजर गए, लेकिन फिर भी ज्वेलरी सेट लेने के लिए कोई नहीं आया। और इसी तरह से कई महीने गुजर गए और वो ज्वेलरी सेट अभी भी मैंने उनके लिए संभाल कर रखा हुआ था। लगभग 3 महीने गुजर चुके थे। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ अब जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था और लड़की वालों को शादी करने की जल्दी हो रही थी और वैसे भी अब देर करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैंने भी शादी से इनकार नहीं किया। लड़की वालों की तरफ से शादी की डेट भी आ गई थी, लेकिन शादी के लिए मेरी माँ हमारे सारे रिश्तेदारों को मेरी शादी में इनवाइट करना चाहती थी। मैंने ये फैसला तो माँ पर ही छोड़ दिया था कि वो जिसे चाहे बुला सकती है। मेरी दोनों दीदी की शादी तो हमने बहुत सिंपल तरीके से की थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी को धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना चाह रही थी। भैया